हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 85 है। हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.2 तक और आज करेंगे आगे का टॉपिक क्या है हमारे पास? पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। देखिए डेफिनेशन देखिए कि सैंपल स्पेस के पार्टीशन से क्या मतलब है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है। इस सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 से लेकर En is said to represent a partition of S if the events are pairwise disjoint, exhaustive and have non-zero probabilities. इस सेट को E1 E2 En इस सारे ही सेट को हम गिवन सैंपल स्पेस का पार्टीशन कह देंगे। कब? जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक तो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब इवेंट वाइज आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। E1 E2 में कुछ कॉमन नहीं है, E2 E3 में कुछ कॉमन नहीं है, E1 और E3 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। पेयर वाइज क्या है? डिसजॉइंट है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये सारे मिलके इन सब की यूनियन क्या बना रही है? सैंपल स्पेस बना रही है। एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, इन सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी? जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज आनी चाहिए। अगर इस तरह से किसी सैंपल स्पेस के इवेंट इन तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उन इवेंट्स के सेट को सैंपल स्पेस की पार्टीशन कह देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। देखिए जरा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट E1 E2 En be a partition of the sample space S and each of the event E1 E2 En has non-zero probability of occurrence, and if A be any arbitrary event associated with S, then A की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी और इवेंट A की इवेंट E पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, इस तरह से प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय En। ये रिजल्ट रहेगा आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का। कब? जब ये इवेंट क्या बना रहे हैं? सैंपल स्पेस की पार्टीशन बना रहे हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है और उसी सैंपल स्पेस में कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट ए है तो उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस तरीके से। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारे पास, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 15 को। एग्जाम्पल 15, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक आदमी ने निर्माण कार्य अपने हाथों में लिया। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। हड़ताल होने की संभावना इतनी है। 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। और अगर कोई हड़ताल नहीं होती है तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो टाइम पे पूरा हो जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। एंड 0.32 that construction job will be completed on time if there is a strike। और अगर स्ट्राइक हो जाती है फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे पूरा हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। Determine the probability that the construction job will be completed on time। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे हो जाएगा। हमने इस इवेंट को मान लिया ए। लेट ए बी द इवेंट दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और एक हमारे पास इवेंट क्या है? स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो बी हमने इवेंट मान लिया कि यहाँ पे क्या है? स्ट्राइक हो रही है। अब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65। तो स्ट्राइक ना होने की क्या आ जाएगी? एक में से घटा दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। जब स्ट्राइक है और काम टाइम पे पूरा हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी यही है 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश, स्ट्राइक नहीं है और तब काम आपका टाइम पे पूरा हो रहा है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। अब सैंपल स्पेस किस पे डिपेंड है? या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज। ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? स्ट्राइक हो रही है तब भी काम पूरा है, स्ट्राइक नहीं हो रही है तब भी काम क्या है? पूरा है।
सारी प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी हैं, इनकी वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करते ही हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली? स्ट्राइक हो रही है और जब स्ट्राइक हो रही है तब भी कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे पूरा हो रहा है। प्लस में स्ट्राइक नहीं हो रही है और जब स्ट्राइक नहीं हो रही है तब भी कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे पूरा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट रहेगा बेस थ्योरम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, देखो बेटा, बेस थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ E1, E2, En are n non-empty events which constitute a partition of the sample space S। अगर E1, E2 और इस तरह से En ये n events किसी सैंपल स्पेस की पार्टीशन बनाते हैं, मतलब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इन सब की यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है और सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, एंड A is any event of non-zero probability और A कोई और इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय A इवेंट हो चुका है और कोई EI इवेंट, I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर n तक, तब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI अपॉन में समीशन J varies from 1 to n probability of EJ probability of A by EJ। I की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, जितने भी आपके पास इवेंट है। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी इवेंट, कोई इवेंट ए हो चुका है और जो हमारे पास पार्टीशन बना रहे हैं उनमें से किसी इवेंट की इवेंट ए के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब हम बेस थ्योरम के इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इसी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 16। अब डिस्कस करते हैं जरा उसी एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 16, bag 1 contains 3 red and 4 black balls while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2। तो यहाँ पे दो बैग हैं, हम पहले बैग भी तो चूज करेंगे। तो यहाँ पे इवेंट हमने E1 मान लिया कि हमने पहला वाला बैग चुना और E2 मान लिया हमने दूसरा वाला बैग चुना। तो दो बैग में से एक बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी यही है। बात किसकी हो रही है? रेड बॉल निकालने की बात हो रही है। तो हमने ए इवेंट मान लिया कि हमने क्या निकाली है? रेड बॉल निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पे। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब हमने फर्स्ट बैग चूज किया है, मतलब पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब पहले बैग में रेड बॉल कितनी है? 3, टोटल बॉल कितनी है? 7। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 भी निकाल ले। जब हमने सेकंड बैग चुना है और तब फिर हम रेड बॉल निकाल रहे हैं। सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है? 5, टोटल बॉल कितनी है? 11। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/11। अब हमने क्या निकालना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम बैग 2 गिवन दैट इट इज रेड। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक बॉल निकाली किसी एक बैग में से और वो हमें रेड मिली है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ए वाला इवेंट हो चुका है और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, कि सेकंड बैग से निकाली है, मतलब हमने ये निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। रेड बॉल ऑलरेडी मिल चुकी है, हमें तो उसके E2 से आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हमने बेस थ्योरम का यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 और नीचे सारी ही प्रोबेबिलिटीज का इस टाइप से प्रोडक्ट करके सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। सबकी वैल्यूज हैं हमारे पास, वैल्यू रखी है, सिंप्लीफाई किया है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास दो बैग की बात हो रही थी, तो हमने E1 और E2 इन बैग को चूज करने के इवेंट मान लिए। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है। इन दोनों ही बैग से हमें रेड बॉल निकालनी थी, तो दोनों ही बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फिर
बेस थ्योरम का यूज करके जो टर्म हमें निकालनी थी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 17 को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 17, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। 3 एक जैसे बॉक्स हैं और हर एक में क्या है, 2-2 सिक्के हैं। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन। पहले बक्से में दोनों ही गोल्ड के कॉइन हैं। इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर। दूसरे में दोनों सिल्वर के कॉइन हैं। एंड इन बॉक्स थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। और थर्ड में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। अ पर्सन चूजेस ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ऑफ ए कॉइन। इन तीनों ही बक्सों में से कोई एक बक्सा चुना और उसमें से एक कॉइन निकाला। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर हमें गोल्ड का सिक्का मिला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा सिक्का भी गोल्ड का ही होगा। मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या कह रहा है कि ये जो कॉइन निकाला ये फर्स्ट बैग से निकाला, क्योंकि एक गोल्ड आने के बाद दूसरा भी गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। मतलब ये हमसे क्या कह रहा है कि हमने एक सिक्का निकाला, वो गोल्ड का आया, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो फर्स्ट बॉक्स से ही आया। तो पहले तो यहाँ पे हम बॉक्स 3 दे रखे हैं, बॉक्स को चूज करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। E1, E2, E3 ये 3 इवेंट्स हमने मान लिए बॉक्सेस को चूज करने की। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/3, 1/3 और 1/3। अब एक गोल्ड कॉइन की बात हो रही है, तो ए हमने इवेंट मान लिया कि जो हमने कॉइन निकाला वो गोल्ड का था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, जब हमने फर्स्ट बैग चूज किया तो गोल्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट आपके पास श्योर इवेंट है कि घटना होगी ही होगी, और जब निश्चित घटना होती है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, गोल्ड कॉइन निकालना है जब आपके पास सेकंड बैग है। अब सेकंड बैग में तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं बेटा, तो जो इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3, थर्ड बैग ले लिया और वहां से गोल्ड कॉइन निकालना है। थर्ड बैग में 2 कॉइन है, गोल्ड कॉइन एक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। अब हमने निकालना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने निकालना क्या है, कैसे देखेंगे। हम देखेंगे कि इवेंट हो कौन सा रहा है। कॉइन गोल्ड का है, कॉइन गोल्ड का होने की इवेंट को हमने क्या नाम दिया था, ए। ये इवेंट हो चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि अदर कॉइन बॉक्स में गोल्ड का ही है, मतलब ये आपके पास फर्स्ट बॉक्स से आना चाहिए। तो ये निकालना है आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। बेस थ्योरम का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। सबकी वैल्यूज रखेंगे, सिंप्लीफाई करते ही तो आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात आपने ये जरूर देखना है कि आपने निकालना क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है, जो गिवन है वो आपके पास नीचे आएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा एग्जाम्पल 18 कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 18, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। क्या कहा गया है, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। जिन लोगों को HIV है उनमें से 90% टेस्ट से डिडक्ट हो जाता है और 10% टेस्ट डिडक्ट नहीं कर पाते हैं। ऑफ पर्सन फ्री ऑफ HIV, और अगर पर्सन को HIV नहीं है तो 99% ऑफ टेस्ट आर जज्ड नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोस्ड एज शोविंग HIV पॉजिटिव। उनको HIV नहीं है तो भी 99% टेस्ट में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, बट स्टिल 1% उनको HIV पॉजिटिव दिखा देंगे टेस्ट। From the large population of which only 0.1% have HIV, अब एक बहुत बड़ी जनसंख्या में से सिर्फ 0.1% लोगों को HIV है। 1% is selected at random, 1% को सेलेक्ट किया गया। Given the HIV test, उसका HIV टेस्ट भी किया गया।
and the pathologist reports him or her as HIV positive. और पैथोलॉजी रिपोर्ट में क्या आया कि वो HIV पॉजिटिव है. What is the probability that the person actually have HIV? इसकी क्या संभावना है कि सच में ही उस पर्सन को क्या है, HIV. अब यहाँ पे दो बातें साफ साफ है, या तो पर्सन को HIV है या पर्सन को HIV नहीं है. तो लेट E denote the event that the person selected it actually having HIV and E dash denote the event that the person selected is actually not having HIV. ठीक है. अब एक चीज टेस्ट की बात हो रही है, हमने क्या कह दिया, लेट A be the event that the person's HIV test is diagnosed as positive. A इवेंट क्या है कि जब HIV टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है. अब हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालें. प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब पर्सन को एक्चुअली HIV है, तो ये तो हमें दे ही रखे हैं. ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, 0.1% है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आ गई. परसेंटेज हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया. अब जिनको नहीं है, 1 में से होने वाले घटा दीजिए, ना होने वाले आ गए हैं. तो हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E. पर्सन के टेस्ट में भी HIV पॉजिटिव आया और उसको HIV पॉजिटिव है, मतलब 90 वाले % जो टेस्ट बीमारी को, डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, वहां पे 90 अपॉन में 100, ये आई इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9. और अगर ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E डैश, मतलब पर्सन को एक्चुअली में HIV है नहीं, बट टेस्ट से पॉजिटिव बता रहे हैं. ऐसा किस केस में था, हमने देखा था 1%, 1%, यानी कि 1/100, 0.01. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, हमने निकालना क्या है, हमने क्या निकालना है कि HIV पॉजिटिव वो आ गया है, A इवेंट हो चुका है, पर्सन को एक्चुअली में HIV है, यानी कि हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A. तो इस थ्योरम लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E डैश. सबकी वैल्यूज हैं, पुट की और सिंप्लीफाई हो गया. बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, इतने सारे डाटा में से आपने प्रोबेबिलिटीज को देखना इवेंट वाइज, सबसे मेन काम यही है. दोबारा देखिए, हमने क्या कहा कि एक तो हमने इवेंट मान लिया कि सच में ही पर्सन को HIV है, और एक इवेंट मान लिया पर्सन को HIV नहीं है. दोनों ही केस में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली कि टेस्ट में उसको पॉजिटिव दिखा दिया, उसको HIV है तो भी टेस्ट में पॉजिटिव दिखा दिया, उसको HIV नहीं है तो भी टेस्ट में पॉजिटिव दिखा दिया. प्रोबेबिलिटी आने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A, कि टेस्ट में तो पॉजिटिव है, एक्चुअल में भी उसको HIV है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 19 को देखते हैं. एग्जाम्पल 19, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट. एक फैक्ट्री जिसमें बोल्ट बनते हैं, 3 मशीन से, मशीन A से, मशीन B से और मशीन C से. मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% और 40%. कि मशीन A से 25% बोल्ट बनते हैं, मशीन B से 35% और मशीन C से 40%. ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स. अब जितने ये मशीन बोल्ट बनाती हैं उसमें से मशीन A 5% डिफेक्टिव बना लेती है, मशीन B वाले बोल्ट्स में से 4% डिफेक्टिव आते हैं और मशीन C वाले बोल्ट्स में से 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स आते हैं. ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट. रैंडमली एक बोल्ट उठाया, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव निकला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन B? वो डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे मशीन B ने बनाया है. यहाँ पे हमें साफ साफ 3 इवेंट्स दिख रहे हैं, A, B और C मशीन से जो बोल्ट बन रहे हैं. तो B1, B2, B3. B1 हमने क्या मान लिया, उस इवेंट को मशीन A जो बोल्ट बना रही है, B2 मशीन B से बोल्ट बन रहे हैं और B3 मशीन C से बोल्ट बन रहे हैं. प्रोबेबिलिटी हमें इनकी गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या आएगा, 25%, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 35%, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 40%. अब
एक डिफेक्टिव की बात हो रही थी, तो ई इवेंट मान लिया हमारे पास कि बोल्ट डिफेक्टिव है। अब हर बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी वन, फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी टू, सेकेंड मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 4%। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी थ्री, थर्ड मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 2%। परसेंट हटा दीजिए, डेसिमल्स में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे भी हम बेस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। देखिए जरा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी? कि बोल्ट डिफेक्टिव है, ई इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि उसे मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है। मशीन बी का इवेंट क्या है? B2। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बाय ई। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय B3। सबकी वैल्यूज हैं, सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करते ही रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में तो लगभग सारी ही प्रोबेबिलिटी आपको आराम से दे रखी थी, उसका यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 20 को। अब एग्जाम्पल 20, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस और स्कूटर और बाय अदर मीड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली, कि इसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, उसकी बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, उसकी स्कूटर से आने से प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और किसी और साधन से आता है तो प्रोबेबिलिटी 2/5 है। The probability that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12। अगर ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर बस से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और अगर स्कूटर से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर, ये भी बताया है। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट अगर किसी और साधन से आता है, ही विल नॉट बी लेट, तब वो लेट नहीं होता है। When he arrives, he is late। अब जब वो पहुंचा तो वो लेट हो गया। What is the probability that he comes by train? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया होगा। अब यहाँ पे हमें 4 इवेंट मानने पड़ेंगे कि जो डॉक्टर है वो ट्रेन से आया, जो डॉक्टर है बस से आया, स्कूटर से आया और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के किसी और संसाधन से आया। ठीक है, इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। एक इवेंट मान लेते हैं उसके लेट होने को, ई मान लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T1, भाई ट्रेन से आया और फिर भी लेट हो गया, यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T2, बस से आया फिर भी लेट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T3, स्कूटर से आया फिर भी लेट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T4, यानी कि किसी और साधन से आता है तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी, बट किसी और व्हीकल से आ रहे हैं तो लेट हो नहीं रहे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। सारी ही प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। अब हमें निकालना क्या है वो देखिए। ही इज ऑलरेडी लेट, कि वो लेट तो है ही, और लेट होने वाला इवेंट क्या था? ई इवेंट तो हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आए? ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी थी T1, तो हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 बाय ई। बेस थ्योरम का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T1, और डिनोमिनेटर में सबके सम को लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T4। सबकी वैल्यूज गिवन है, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेशन करते ही हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।
और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। एग्जाम्पल 21, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाई को फेंका एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, और कहा कि 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में ही एक 6 है। तो हमने इवेंट को क्या मान लिया, S1 इवेंट तो मान लिया कि 6 आया, और S2 इवेंट मान लिया 6 नहीं आया। और एक हम जो आदमी बोल रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसको इवेंट मान लेते हैं। आल्सो ई बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 सिक्योर। उस आदमी ने ये कहा कि 6 आया है, इस घटना को हमने ई इवेंट मान लिया। पहले S1 और S2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अगर 6 आया है 1 2 3 4 5 6 में से, इनमें से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय S1 कि 6 आया है और आदमी ने कहा कि 6 आया है, मतलब वो सच बोल रहा है। तो यहाँ पे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/4। टोटल 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय S2 कि 6 नहीं आया, बट उसने कहा कि 6 आया है, मतलब वो झूठ बोला। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। सच बोलने की 3/4 है, तो झूठ बोलने की 1/4 ही आएगी। हमें निकालना क्या है, ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। आदमी ने बताया है कि 6 आ चुका है, और आदमी के ये बताने वाले इवेंट को हमने क्या माना था, ई इवेंट हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, यानी कि हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बाय ई कि सच में क्या है, 6 आया है। बेस थ्योरम का यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय S1, और नीचे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपस में ऐड करते जाएंगे जितने भी इवेंट है उनसे रिलेटेड। सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यू रिप्लेस किया और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि 6 आया या 6 नहीं आया। तो 6 आने के इवेंट को हमने मान लिया S1, और 6 ना आने के इवेंट को हमने मान लिया S2। S1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, क्योंकि 6 तो एक ही बार ही है, टोटल इवेंट ये 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 6 के ना आने की, 6 को छोड़ के बाकी 5 है, टोटल क्या है, ये 6 है। अब ई हमने इवेंट मान लिया, किसको, मैन रिपोर्ट्स दैट 6 सिक्योर, कि आदमी ने बताया है कि 6 आया है, इसको हमने इवेंट ई मान लिया। अब 6 आया है और आदमी ने भी यही बताया है कि 6 आया, मतलब वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय S2, 6 नहीं आया है, बट आदमी ने क्या रिपोर्ट किया है, 6 आया है, मतलब वो झूठ बोला है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। बेस थ्योरम का यूज करके हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल गई है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल्स कवर होते हैं। होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।